नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पलसानिया आप सभी लोगों का वेट इनोवेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, टॉपिक है आज का अंतः व बाह्य परजीवी रोग। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक अंतः व बाह्य परजीवी। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है अपना परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोग, परजीवी जनित रोग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिटिक डिजीज। तो देखिए, परजीवी जनित रोग आज आपका टॉपिक है। तो परजीवी जनित रोग, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि परजीवी कहते किसको हैं और परजीवी के प्रकार कितने होते हैं और परजीवी मुख्यतः जानवरों में कौन कौन से रोग फैलाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि व्हाट इज पैरासाइट या परजीवी क्या होता है। तो पहली डिफाइन की अगर अपन बात करेंगे तो पहली डिफाइन है व्हाट इज पैरासाइट। परजीवी, देखिए व्हाट इज पैरासाइट। परजीवी जनित रोग ठीक है, पैरासिटिक डिजीज। और जो इसके अंदर पहली डेफिनेशन है वो है परजीवी की। पैरासाइट, देखिए परजीवी किसको बोलते हैं, तो सुनिएगा, परजीवी किसको बोलते हैं? वह जीव जो अपने पोषण व आवास, ठीक है, पोषण व आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। पर और जीवी यानी दूसरों पे आश्रित रहने वाला। जैसे आप सभी स्टूडेंट हमारे पे से पढ़ रहे हो तो आप भी एक तरह से क्या हो गए? परजीवी हो गए कि हाँ ये सर ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, यानी आप हमारे पे आश्रित हो कि सर जो ये पोर्शन पढ़ा रहे हैं मेडिसिन का, बीमारियों का, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। या माँ बाप अगर अपने को खर्चा भेज रहे हैं तो इसका मतलब अपन उन पे क्या हो गए? परजीवी हो गए उनके लिए। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन, अब जीवित क्यों रहेंगे, दूसरे जीवों पे निर्भर क्यों रहेंगे? भाई जो परजीवी है उसका मुख्य काम है, आदमी को भी 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी भोजन चाहिए, आवास चाहिए। ठीक है, तो परजीवी को भी जिंदा रहने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए और आवास चाहिए। तो वो खुद नहीं बनाकर दूसरे जीवों पे आश्रित रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। तो लिखेंगे ऐसे जीव जो भोजन अथवा पोषण व आवास के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? परजीवी। जैसे मान लीजिए ये कोई परजीवी है, ठीक है, ये कोई परजीवी या रोग या कोई कीड़ा है, ये परजीवी है आपका। ठीक है, ये ए नंबर का परजीवी है और ये ए नंबर का जो परजीवी है वो मान लीजिए आपका ये जो है, ये क्या है आपका? कोई भी दूसरा जानवर है। जैसे मान लेते हैं अपन भेड़ है ये, तो ये जो परजीवी है आपका ए नंबर का और ये आपका क्या है बी नंबर का, तो ये परजीवी है जो इस पर क्या है आश्रित है।
यानी ये अपने भोजन व पोषण के लिए इसके शरीर के अंदर रहेगा या तो या बाहर रहेगा। तो यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे रहेगा। ठीक है। अब इस भेड़ को इस परजीवी से फायदा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लगभग परजीवी जिस दूसरे जीव पर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसमें कोई ना कोई बीमारी करते हैं, सिवाय रूमन के परजीवियों को छोड़ के। जैसे रूमन जो भैंस का, गाय का या भेड़ बकरी का जो रूमन होता है, उसके अंदर जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं वो भी परजीवी है एक तरह से, लेकिन वो रूमन के माइक्रोफ्लोरा के अंदर कंसिडर होते हैं, तो वो पशु को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है तो वो नुकसानदायक नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता, वो हार्मलेस होता है। ठीक है। लेकिन लगभग जो परजीवी हैं, जो पैरासाइट हैं, वो दूसरे जीवों को क्या करते हैं, या तो नुकसान पहुंचाते हैं या उनमें कोई ना कोई बीमारी पैदा करते हैं। बहुत कम ऐसे परजीवी हैं जो जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं। तो परजीवी क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि परजीवी दूसरे जीवों के लिए ज्यादातर मोस्टली, ज्यादातर यानी मोस्टली नुकसान हार्मफुल, नुकसानदायक होते हैं, परंतु कुछ परजीवी लाभदायक भी होते हैं, यानी हार्मलेस। अब देखिए, ये जिसपे, जैसे ये अपना परजीवी था ए और ये बी, और जिस परजीवी पे रह रहा है इस परजीवी को अपन बोलेंगे क्या, होस्ट। जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है ऑडिटोरियम के अंदर, तो उसमें कोई ना कोई आदमी होस्ट करता है। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में एक जो लीडर खड़ा होता है, जो भी एमएलए खड़ा होता है, वो होस्ट करता है उसको, तो जनता उसको सुनती है। ठीक है। अब उसका जनता उसको वोट दे नहीं दे, उस पर आश्रित रहती है कि ये हमारा काम करवाएगा। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, होस्ट। तो अगर अपन होस्ट की बात करें तो दूसरी डिफाइन यहीं से आ जाएगी, होस्ट। तो होस्ट की बात करें तो होस्ट किसको कह रहे हैं, यानी वह जानवर जिस पे परजीवी आश्रित रहता है, वह जानवर जिसके शरीर में परजीवी रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, होस्ट बोलते हैं। जिसके शरीर के में रहता है उसको अपन होस्ट बोलते हैं। अब देखिए, होस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। ये होस्ट, तो होस्ट को आप दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल अपन डेफिनेशन का पोर्शन देख रहे हैं एक बार, फिर आपको रोग पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे ये चीज़ें आएंगी। मैं बोलूँगा कि ये इंटरमीडिएट होस्ट है, ये डेफिनेटिव होस्ट है, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा, तो इनका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो होस्ट है वो है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव डेफिनेटिव होस्ट। और दूसरा जो आपका होस्ट है वो है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होस्ट। तो देखो, यहां तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट। जैसे मेरे को काम, मान लीजिए मेरे पास यहाँ सर बैठे हैं, सतीश सर, तो जैसे मान लीजिए मेरे को इनसे कोई काम करवाना है, लेकिन मेरी इससे बनती नहीं, तो मैं किसी दूसरे के थ्रू इनके पास मेरा काम पहुंचाऊंगा, तो मैं हो गया इंटरमीडिएट होस्ट।
अब मान लीजिए मैंने जो तीसरा आदमी है उसके थ्रू इनके पास काम पहुंचा है, तो वो हो गया इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन काम किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, तो मैं हो गया डेफिनेटिव होस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस से बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये ए है, एक ये बी है और एक ये सी है, और ये मान लीजिए आपका परजीवी है। तो ये परजीवी जो है इस ए से, इस सी से अपना काम करवाना चाहता है, ठीक है। तो ये इस सी है जो इस बी की इससे बनती नहीं, तो ये बी को कहेगा कि भाई साहब आप जाइए इस सी पर और मेरा काम करवाइए। तो जिसके थ्रू ये जा रहा है, यानी जिसमें रह रहा है, कुछ टाइम के लिए इसके पास रुक रहा है ये परजीवी जो है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इंटरमीडिएट होस्ट, HSIH। इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट, बीच वाला। और फाइनली काम किसका हुआ? ये तो पैरासाइट गया है इसके पास, और फाइनली काम किसका हुआ? इस ए का हुआ। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटिव होस्ट। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझा दी है मैंने आपको कि मेरे को अगर किसी आदमी से काम कराना है लेकिन उसकी उससे बनती नहीं है, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में डालूंगा, तो वो तो हो गया इंटरमीडिएट होस्ट। और मेरा काम वो कर रहा है पैरासाइट वहां पे जाके, तो मैं हो गया डेफिनेटिव होस्ट। अब इसका मीनिंग बायोलॉजी में समझिए। इन डेफिनेटिव होस्ट में क्या करता है? परजीवी अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी करता है और रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करता है। और प्रजनन करके वहां पर रोग पैदा करता है। मोस्टली क्या करता है? मोस्टली रोग पैदा करता है, कुछ एक दो को छोड़ के, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्टेज में क्या करता है? ये जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो रोग की, उस पैरासाइट की जो लार्वा स्टेज होती है, उस जीव की जो हानिकारक या इन्फेक्टिव स्टेज होती है, उसको यहाँ पे पूरा करता है वो। और उसको यहाँ पे पूरा करके फाइनली उसको किस में पहुँचा देता है? डेफिनेटिव होस्ट में। तो रोग पैदा जिसमें हो रहा है वो तो हो गया डेफिनेटिव होस्ट, और जिसमें इन्फेक्टिव स्टेज पैदा हो रही है वो हो गई आपकी इंटरमीडिएट होस्ट। यानी मेरे को काम करवाना था सतीश सर से, और मैंने बीच में डाल दिया एक बी नाम के व्यक्ति को, ठीक है। और मेरा जो पैरासाइट है वो गया बी व्यक्ति में, तो उस बी व्यक्ति में उसने अपनी इन्फेक्टिव स्टेज बना ली। इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब ये बना ली, पहले मैं एक पैरासाइट हूँ मान लीजिए, अब उस बी व्यक्ति में गया तो वहां पर जाके उसने इन्फेक्टिव स्टेज बना ली। यानी इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब वो रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार। अब वहां पर उसने इन्फेक्टिव स्टेज बना के, इंटरमीडिएट था, सतीश सर के थ्रू वापस मेरा काम करवाया था। मैंने उस बी को कहा था कि ये काम करो, वापस मेरे पास आ गया, तो मैं डेफिनेटिव होस्ट हो गया। तो मेरे के अंदर वो क्या कर देगा? रोग पैदा कर देगा। आगे अपन जब इनकी लाइफ साइकिल भी थोड़ी सी बताएंगे आपको, कैसे ये जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो वो तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, देखिएगा जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है आपका, डेफिनेटिव जो होस्ट होता है उसमें क्या होता है? परजीवी क्या करता है? परजीवी रोग पैदा करता है, रोग पैदा करता है, उसको डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट में मुख्यतः क्या करता है? परजीवी अपनी परजीवी अपना कुछ जीवन चक्र बिताने के बाद, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, बिताने के बाद इन्फेक्टिव, संक्रामक इन्फेक्टिव स्टेज पैदा कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट होस्ट। यानी यहां पर ये क्या करता है? मुख्यतः प्रजनन करता है, प्रजनन करता है। और कब करता है ये प्रजनन? कब करता है? जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्योंकि प्रजनन तो जब आदमी मैच्योर हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी,
तभी करेगा। लेकिन यहाँ पर बिना सेक्सुअल मैच्योरिटी आए भी इन्फेक्टिव स्टेज बना देता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिना सेक्सुअल मैच्योरिटी, बिना सेक्सुअल मैच्योरिटी आए भी क्या बना देता है, संक्रामक अवस्था बना देता है, इन्फेक्टिव स्टेज बना देता है, संक्रामक अवस्था बना देता है। या अपन ये भी लिख सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के बिना ही, ऐसे लिख देते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बिना ही, विदाउट सेक्सुअल मैच्योरिटी की भी इन्फेक्टिव स्टेज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको रोग पैदा करना था इस ए वायरस को, तो सर ये बी के पास क्यों जा रहा है, सीधा सी में जाके रोग पैदा कर दे। तो देखिए, जैसे पानी को अगर अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उबालेंगे, कोई संक्रमित पानी है, तो उसके अंदर सारे जीवाणु जो हैं क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी परजीवी हो, जीवाणु हो, उनको एक विशेष वातावरण चाहिए। समझ रहे हो, जैसे गर्मी अगर लग रही है अपने को, तो अपने को एक विशेष वातावरण चाहिए। अपन धूप में खड़ा नहीं हो सकते, अपन काम नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो ठीक है 44-45 पे करते हैं, लेकिन 50-55 पे थोड़े कर सकते हैं। ठंड में अपन वो काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इनके जीवन चक्र की मजबूरी है कि इनको इंटरमीडिएट स्टेज में ही जाके उनके लार्वा बनते हैं। और मेनली इंटरमीडिएट स्टेज में क्या बनता है, मेनली बनता है दोस्तों लार्वा। क्या बनता है, लार्वा। और लार्वा किसको बोलते हैं, अंडा होता है, अंडे से क्या निकलता है, लार्वा। यह आपका एग होता है, अंडा। जैसे कोई भी पैरासाइट है वो अंडा देगा, वहाँ से लार्वा। सिंपल सा समझो, जैसे अपने घाव हो गया और किसी मक्खी ने, मक्खियाँ वहाँ पर बैठ रही है, तो मक्खियाँ वहाँ पर क्या देंगी, अंडे देंगी। और अंडे के बाद उसमें से क्या निकलेगा, कीड़ा निकलेगा, जिसको मैगट बोलते हैं। अपन कहते हैं ना कीड़ा पड़ गया इस पशु के घाव के अंदर, तो वो जो कीड़ा है वो मक्खी का क्या है, लार्वा है। अब वो रोग पैदा कर रहा है उसके अंदर, वो खा रहे हैं उस पूरे घाव को, तो घाव भरेगा क्या, नहीं भरेगा। तो ऐसे इसको समझना है। तो वापस से समझा देता हूं कि जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, सीधा सा याद रख लेना, उसके अंदर रोग पैदा करता है मोस्टली। और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसके अंदर इन्फेक्टिव स्टेज बनाता है, कोई भी परजीवी होता है वो। अब आपको सर इंटरमीडिएट होस्ट में भी कोई रोग पैदा करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करते हैं। एक दो ऐसे अपन पढ़ेंगे भी जिनमें इनमें भी करता है और यहाँ पे कुछ नहीं करता, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज से इनमें सीधा रोग हो जाता है। अब लेकिन मोस्टली जितने भी परजीवी होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज में घुसने के बाद इन्फेक्टिव स्टेज बनाते हैं, यानी उस इंटरमीडिएट होस्ट को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी ये जो ए, बी और सी चला था, तो ये इंटरमीडिएट होस्ट जो था आपका, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तो और भी समझा देंगे आपको, ठीक है, जब रोग पढ़ेंगे अपन। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, होस्ट की देख ली अपने, तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, वेक्टर। देखिए वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर मतलब वाहक। बिल्कुल सही कहा मैंने, वाहक बोलते हैं, ठीक है, वाहक। वेक्टर मतलब जो ज़्यादातर छोटे पैरासाइट या जो होते हैं परजीवी, यानी वो छोटे होंगे, मक्खी, मच्छर, कीड़े, ये पैरासाइट होते हैं। जूं, जई, चींचड़े, ये जानवरों में पैरासाइट होते हैं। तो वेक्टर होते हैं मोस्टली ब्लड सकिंग पैरासाइट, जो खून चूसते हैं। जैसे मेरे अंदर कोई रोग हो गया, मान लीजिए, अब मेरे पास सतीश सर बैठे हैं, अब मेरे रोग हो गया कोई भी, अब मेरे को मच्छर ने काटा, यानी मेरा उसने खून चूस लिया। अब वो मेरे में से क्या ले गया, रोग कारक ले गया, और उसने सतीश सर को जाके काट लिया। तो जो मेरे रोग हो रहा था वो इनके भी हो गया। यानी मैं सीधे सीधे शब्दों, क्योंकि मैंने सतीश सर को नहीं फैलाया, वो मक्खी मच्छर आके सीधा वहाँ काट गया, तो उन्होंने फैलाया। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि वेक्टर क्या होते हैं, ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं, जो बीमारी को एक जानवर से, यानी मेनली अपनी वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, एक वर्टिब्रेट से दूसरे वर्टिब्रेट में फैलाते हैं। जैसे आपके थैलेरियोसिस की बात करें तो टिक्स से होता है, तो वहाँ पर
टिक्स ने क्या किया, ब्लड सकिंग किया क्योंकि ब्लड प्रोटोजोआ है, और वो टिक्स दूसरे जानवर को लग गई, पशुओं का बाड़ा रहता है उसमें और भी पशु रहते हैं, तो वहाँ पर भी थैलेरियोसिस फैलने के चांस रहेंगे। यानी ये खुद बीमारी नहीं पैदा कर रहे हैं, इनमें ये कोई कारक नहीं है उस रोग के, लेकिन एक बीमारी को वाहक के रूप में बन के दूसरे पशु में बीमारी फैला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो देखिए रक्त चूसने वाले परजीवी जो किसी रोग को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है, समझा भी दिया एग्जाम्पल देके आपको, परंतु ये खुद रोग कारक नहीं होते, परंतु वेक्टर या वाहक खुद रोग कारक नहीं होते। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब अपन देखते हैं, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकली, बायोलॉजिकल, लेकिन ये आपको डिटेल नहीं पढ़ना, ये मैं वही परिभाषा ही बता रहा हूँ जो आगे अपने बीमारियों में काम आएंगे। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ पैरासाइट, परजीवी के प्रकार। तो देखते हैं, मैंने आपको दोनों होस्ट की डेफिनेशन बता दी, होस्ट किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट किसको बोलते हैं, वो सारे बता दिए मैंने, डेफिनेटिव होस्ट किसको बोलते हैं। परजीवी के प्रकार, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है दोस्तों आपका एक्टोपैरासाइट। तो नाम से पता चल रहा है एंडो यानी अंदर, यानी ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहेंगे, और एक्टो मतलब ऐसे परजीवी जो शरीर की सतह पर रहते हैं। अब सतह कौन सी, जैसे मेरी त्वचा, सर, बालों के अंदर हो सकते हैं मेरे, तो जानवर के भी बाल होते हैं उनमें हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ऐसे परजीवी कौन कौन से होंगे वो भी अपन देखेंगे। तो एंडोपैरासाइट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसे परजीवी जो जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, एंडोपैरासाइट। दूसरा एक्टोपैरासाइट, तो इसमें भी लिखेंगे ऐसे परजीवी जो जानवरों के शरीर की सतह, और मेनली क्या हो गया, त्वचा, बाल। ठीक है, ऐसे परजीवी जो जानवरों के शरीर की सतह जैसे त्वचा व बाल पर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जूं, ठीक है, लाइस, माउस, मक्खी, ये अपनी सतह पर ही बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, एक्टोपैरासाइट के। अब एंडोपैरासाइट अंदर पाए जाते हैं, तो ये अंदर कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, विसरल ऑर्गन में भी पाए जा सकते हैं, जैसे हार्ट के अंदर भी पाए जा सकते हैं, हार्ट वर्म बोलते हैं उसको। किडनी के अंदर पाए जाएंगे, उसको किडनी वर्म बोलेंगे। लंग्स के अंदर पाए जाएंगे, उसको लंग वर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आंतरिक अंग हो गए। और ये बॉडी फ्लूइड्स में भी पाए जाएंगे, बॉडी फ्लूइड्स अंदर है, बाहर तो बह नहीं रहा। तो जैसे प्रोटोजोआ, रक्त परजीवी होते हैं जो, जैसे कौन कौन सा, थैलेरिया, ट्रिपनोसोमा, एनाप्लाज्मोसिस, बबेशिया, तो ये सारे क्या है, रक्त के अंदर पाए जाएंगे। तो
कुल मिला के पाए कहाँ जा रहे हैं, शरीर के अंदर, तो वो होते हैं एंडोपैरासाइट। अब कहाँ पाए जाएंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं आंतरिक अंग, आंतरिक अंग जैसे फेफड़े। अब मैं क्यों बता रहा हूं फेफड़े, क्योंकि यही रोग अपन आगे पढ़ेंगे। हृदय, किडनी जिसको गुर्दा भी अपन बोलते हैं, या वक्र बोलते हैं जिसको। अब देखिए, और आपका बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड कौन सा, जैसे रूमन के अंदर भी पाए जा सकते हैं, रूमन के अंदर रूमन फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्लड पैरासाइट यानी ब्लड में पाए जाएंगे, तो है तो कुल मिला के फ्लूइड, जैसे ब्लड। और एग्जाम्पल जैसे थैलेरिया। तो ये था आपका एक्टो और एंडो पैरासाइट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं एंडो में कौन सा आता है और एक्टो में कौन सा आता है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं अपन एक्टो पैरासाइट। अब एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना आ जाएगा माइट, अपना आ जाएगा लाइस, जिसको अपन जू बोलते हैं। और तीसरा अपना आ जाएगा टिक, जिसको अपन चींचड़ बोलते हैं। चींचड़ आपने जानवरों के खूब देखे होंगे, और चींचड़ बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला आ जाएगा अपना फ्ली या फ्लाइज, मक्खियां। अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो माइट का संक्रमण है, जो माइट का संक्रमण है उसको क्या, तो उसको अपन बोलते हैं मेंज। तो माइट के संक्रमण, यानी माइट के संक्रमण को, माइट के संक्रमण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंज। आगे इनकी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको कि मेंज बीमारी, क्योंकि एक्टोपेरास्टिक और एंडोपेरास्टिक अपने दोनों कोर्स में है, तो डिटेल पढ़ाऊंगा कि मेंज कैसे होती है, क्या लक्षण आते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। लाइस यानी जू, जू आपने बचपन में सुनी होगी, सर में, तो ऐसे जानवरों में भी होती है। मैंने बताया ना, त्वचा व बालों पर पाए जाते हैं। तो जू का जो संक्रमण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर है चीचड़, चीचड़ का जो संक्रमण होगा उसको अपन बोलते हैं टिक वरी। टिक यानी चीचड़, वरी यानी चिंता, टिक वरी। संक्रमण को क्या बोलते हैं, चीचड़। अब देखिए जो फ्लाइज का संक्रमण होगा, मक्खियों का जो संक्रमण होता है, यानी जहां पर ज्यादा मक्खियां बैठ रही वो संक्रमण फैलाएंगी, अंडे देंगी, उससे मैगट बनेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मायोसिस। क्या बोलते हैं, मायोसिस। ये अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मायोसिस किसको बोलते हैं, मक्खियों के संक्रमण को। पिछली बार एलएसए के एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ही लेता है, परिचर का भी बोर्ड ही लेगा, तो उसमें पूछा था कि ट्रोमेटिक मायोसिस से कौन सी वुंड होती है, तो मैगट वुंड होती है। कीड़े, जो मक्खियों का कीड़े जब बन जाते हैं तो उसको मैगट वुंड बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना, आपको सिंपल सा पूछेगा, मक्खियों के संक्रमण को क्या कहते हैं, मायोसिस। अब देखिए, अगर जीवाणु है और विषाणु है, उसके संक्रमण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शियस। वो बात अलग है कि कंटाजियस, इन्फेक्शियस अपन अलग अलग पढ़ते हैं, इन्फेक्शियस। वैसे ही यहाँ पर जो ये बाह्य परजीवी है, इनके संक्रमणों को अपन बोलते हैं इन्फेस्टेशन। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, पैरासाइट, तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। तो ये भी याद रखना, परजीवियों के संक्रमण को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फेस्टेशन। क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन। तो मेनली एक्टोपैरासाइट में अपन ये चार चीजें पढ़ेंगे। कौन सी, माइट, लाइस,
टिक और आपकी फ्लाई, मक्खियाँ, चीचड़, जू और माइट पढ़ेंगे। और इनके संक्रमण को क्या क्या बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, देखिए जो एंडोपैरासाइट यानी जो अंतः परजीवी है उनको 3 क्लास में अपन ने बांटा है। ठीक है, 3 क्लासेज में बांटा है। तो देखिए तीन क्लासेज में अपन ने इसको बांट दिया। पहला जो अपना आता है उसको क्लास को अपन बोलेंगे ट्रिमेटोड, दूसरे को बोलेंगे सेस्टोड और तीसरे को अपन बोलेंगे निमेटोड। अब इस ट्रिमेटोड के अंदर, अब इस ट्रिमेटोड को अपन और क्या बोलते हैं, तो इस ट्रिमेटोड को अपन बोलते हैं पर्णकर्मी। पर्णकर्मी, यही रोग मैं पढ़ाऊंगा आपको अंतः परजीवी में, पर्णकर्मी, या इंग्लिश में बोल देंगे फ्लैटवर्म। यानी इनकी जो आकृति होगी पर्ण मतलब पत्ती की तरह होगी। ठीक है। सेस्टोड, सेस्टोड को अपन क्या बोलेंगे टैप वर्म। टेप वर्म, अब टेप क्या होती है, जो टेप से अपन नापते हैं वो वाली टेप, तो उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं फीता, तो यहां हो जाएगा फीता कर्मी। कौन सा, फीता कर्मी। अब देखिए लास्ट अपना निमेटोड। निमेटोड्स को अपन क्या बोलते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म यानी आपका गोल कर्मी, यानी इनके शरीर की जो आकृति होगी, इन जो परजीवी है उनकी जो आकृति होगी वो गोल कर्मी यानी गोल होगी। इसकी जो आकृति दिखेगी वो अपने को ऐसे फीते की तरह दिखेगी। ठीक है। और इनकी जो आकृति दिखेगी वो ऐसे दिखेगी पत्ती की तरह। इन पर्णकर्मियों को ही मुख्यतः इसी क्लास के अंदर अपन इनको क्या बोलते हैं फ्लूक्स भी बोलते हैं। फ्लूक्स। ठीक है। और यह आपका गोल कर्मी ऐसे रहेगा, गोल दिखेगा आपको। ठीक है। अब देखिए ट्रिमेटोड के अंदर अपन कौन कौन सी मुख्य बीमारी पढ़ेंगे और सेस्टोड में कौन सी पढ़ेंगे, निमेटोड में कौन कौन सी बीमारी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अपन मेनली पढ़ेंगे फैसियोला। दूसरा पढ़ेंगे एम्फी स्टोम। एम्फी स्टोम। तीसरा पढ़ेंगे अपन सिस्टोसोमा। ये रोग अपन मेनली पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपका आता है सेस्टोड और दूसरा आता है आपका निमेटोड। तो सेस्टोड के अंदर अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, टीनिया, और एक और पढ़ेंगे मोनीजिया, और कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब तीसरा आता है आपका निमेटोड। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है टीनिया, कि ये पैरासाइट के नाम है भाई। फैसियोला क्या है, एक पैरासाइट है, फीता कर्मी पर्णकर्मी या फ्लूक्स है ये फैसियोला। ये फैसियोला किसका नाम है, पैरासाइट है। ठीक है। और ये टीनिया भी क्या है, पैरासाइट, लेकिन क्लास कौन सी है, सेस्टोड। तो यहाँ इतना ही मतलब समझना कि इसकी आकृति कैसी होगी, फीता कर्मी। ठीक है। कोई पूछ ले सीधा सा टीनिया की आकृति कैसी होती है, फीता कर्मी या टैपवर्म। ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका राउंड वर्म। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे दोस्तों एस्केरिस। एस्केरिस, स्ट्रोंगलाइरिस, और भी पढ़ेंगे अपन हिमोंकस।
हिमोंकस पढ़ेंगे, एस्केरिस पढ़ेंगे और स्ट्रोंगलाइस पढ़ेंगे। तो ये तीनों अपन अलग अलग पढ़ेंगे। और भी कोई इंपॉर्टेंट अपने को लगेगा कि एग्जाम में आने लायक है तो वो भी अपन आपको बता देंगे। तो ये आज का क्या था, क्लासिफिकेशन था। तो एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे फिर अपन। अब यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम लेके आया हूँ। देखिए ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है वो किसका है, लाइस का। बस आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, कितने पैर होते हैं, नहीं पढ़ना। ये है लाइस यानी जू, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये तो आपने बहुत देखे होंगे जानवरों के बारे में। ये जो है, ये वाला जो है, ये क्या है दोस्तों, टिक्स, यानी ये क्या है, चींचड़। चींचड़। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 4 इधर, यानी 8 पैर हैं। तीनों ही चींचड़ों के हैं। देखो ये देखो 1 2 3 4 और 4 इधर है। अब इनको क्या बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, ये अपने सिलेबस का नहीं है। बस आपको एक डायग्राम दिखा है कि चींचड़ ऐसा दिखता है। और जो जिन बच्चों के घर पे भैंस गाय है तो उन्होंने आसानी से देखा होगा, जो मुख्यतः जो आंतरिक नेचुरल ओरिफिसेज होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे वल्वर लिप्स के पास ज़्यादा मिलेंगे, कान के पास ज़्यादा मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज पे ज़्यादा होते हैं, पूंछ के पास ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये जो टिक्स होती हैं आँख के पास ज़्यादा मिलेंगे, कान के पास ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं। और जो आपका लाइस दिखाया था वो ज़्यादातर हेयर्स के अंदर होगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम है दोस्तों माइट का, और मेनली ये क्या है, मेंज। मेंज आपकी माइट ऐसी होती है जो आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। बस एक बार आप इसकी शक्ल याद रख लेना कि ऐसी ऐसी मेंज होती है। और ये तो आप रोजाना देखते हो, सुबह शाम दोपहर। ये क्या है आपकी मक्खी। क्या है दोस्तों, मक्खी, फ्लाई। तो ये मैंने आपको चारों डायग्राम केवल आपके जनरल नॉलेज के लिए बताए हैं। इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए वापस से, आज अपन ने पढ़ा पैरासाइट। परजीवी किसको कहते हैं, जो भोजन आवास पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। परजीवी जिस पे निर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और परजीवी होस्ट के लिए हार्मफुल और हार्मलेस दोनों हो सकता है। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। ये लाइन भी मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। अब देखिए होस्ट दो प्रकार की, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, दोनों आपको बढ़िया से समझा दी। इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे, मोनली इंटरमीडिएट के अंदर जो परजीवी होता है अपनी इन्फेक्टिव स्टेज बनाता है और यहाँ पर रोग पैदा करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट में रोग पैदा नहीं करेगा, आगे आएगा। जैसे टीनिया मल्टीसेप्स होता है, वो सीप के अंदर एक बीमारी करता है जिसको गिड बोलते हैं, जबकि उसका डेफिनेटिव होस्ट कुत्ता होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली आप ये याद रखना, यहाँ बिना सेक्सुअल मैच्योरिटी के भी संक्रामक अवस्था बना देगा। यहाँ सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा और फिर रोग पैदा करेगा। फिर यहाँ क्या करेगा, रोग पैदा करेगा। तो ये आपको दोनों डेफिनेशन बता दी, इंटरमीडिएट डेफिनेट क्या होती है, डेफिनेटिव होस्ट। फिर अपन ने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाते हैं, खुद कोई बीमारी के कारक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एक्टो और एंडो पैरासाइट आपको बता दिए कि जो शरीर के अंदर रहते हैं वो एंडो और बाहर रहते हैं वो एक्टो। तो बाहर कहाँ रहेंगे, बाल व त्वचा पर। फिर इनके एग्जाम्पल बता दिए कि बाहर त्वचा और उन पर जानवरों में कौन कौन से रहते हैं, जू रह सकती है, चीचड़ रह सकती है, मक्खियाँ रह सकती हैं, ये सारे अपने भी होते हैं, और माइट्स। और इनका संक्रमण जो होता है उसको क्या क्या बोलते हैं ये मैंने आपको सारा बता दिया। और परजीवियों के संक्रमण को क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन बोलते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एंडोपेरास्टिक डिजीज को, इसके आपका जो फेसियोला है उसमें क्या लक्षण आते हैं, कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।